सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। तो लास्ट दो लेक्चर में हमने डायोड और ट्रांजिस्टर से रिलेटेड जो कोई भी थ्योरी है वो कवर कर दी है, जिससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो जनरेट होते हैं। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो इसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ट्रांजिस्टर और डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ डैश व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जेईई में ईयर 2019 में। तो डायरेक्शन ऑफ द एरो क्या रिप्रेजेंट करता है डायोड में अगर वो फॉरवर्ड बायस है। तो हम लोगों ने देखा था डायग्राम कुछ ऐसा होता है डायोड का, एनोड से लेके कैथोड तक, और ये है एरो हेड। ओके, तो जो करंट फ्लो होता है वो मैंने कहा था एक ही डायरेक्शन पर्टिकुलरली फ्लो होता है, एंड इट्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ओके, तो जो एरो डायरेक्शन है ये बताता है कन्वेंशनल करंट फ्लो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वोल्टा कैप और वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर डायोड। तो ये क्वेश्चन बहुत लेटेस्ट है, एसएससी जेईई में पूछा गया था ईयर 2021 में। तो हमने डिस्कस किया था कि वोल्टेज कैपेसिटर या फिर वेरिएबल कैपेसिटर जो कोई भी डायोड होता है उसे हम लोग कहते हैं वैरेक्टर डायोड। ओके, तो स्टेप रिकवरी डायोड हम लोग ने डिस्कस नहीं किया था, गन डायोड में हमने डिस्कस नहीं किया था, शॉर्टकी डायोड हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके, शॉर्टकी डायोड का फंक्शनलिटी अलग होता है, वैरेक्टर डायोड के केस में हम लोग कैपेसिटर से डील करते हैं। ओके, तो ऑप्शन डी ए, ऑप्शन यहाँ पे ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैरेक्टर डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग सिंबल इज यूज फॉर डैश। तो आपको सिंबल आइडेंटिफाई करना है क्या होता है। तो अगर आपको याद होगा तो ये सिंबल है टनल डायोड का। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ये डायग्राम भी प्रोवाइड कर दिया था लेक्चर में जिसमें मल्टीपल डायोड है। तो अगर आपको सिंबल भी आपने याद कर लिया तो डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये टनल डायोड का ये सिंबल है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट इज अ टनल डायोड। ओके, वैरेक्टर डायोड, जेनर डायोड और फोटो डायोड, इसका सभी का मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, आप एक बार देख लेना अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जेईई में ईयर 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सो विच डायोड हैज अ नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो मैंने कहा था एक बहुत इंपॉर्टेंट डायोड होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी हम लोगों ने डिस्कस की थी, यह है टनल डायोड। करेक्ट, अभी हम लोगों ने सिंबल देखा था टनल डायोड का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्स एक्सिस पे फॉरवर्ड वोल्टेज हम लोगों ने प्लॉट किया है और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने फॉरवर्ड करंट है वो प्लॉट किया है। तो अप टू ये आप जो रीजन देखते हो वहां पे जैसे ही वोल्टेज बढ़ाओगे करंट इंक्रीज हो जाएगा लीनियरली, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट आने के बाद यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो निगेटिव हो जाएगा, यानी कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे फिर भी जो करंट का वैल्यू है वो कम होते जाएगा। तो ये पर्टिकुलर रीजन में हमें नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन मिलता है। ओके, और इससे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक पीक पॉइंट होता है और एक यहाँ पे वैली पॉइंट होता है, इन दोनों के बीच में हमें जो नेगेटिव रेजिस्टेंस है वो मिलता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है टनल डायोड की। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, टनल डायोड। तो ये BHEL इंजीनियर ट्रेनिंग के एग्जाम में पूछा गया था ईयर 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सो विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज अ PNPN डिवाइसेस विद टू टर्मिनल। सो हमने लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था, अभी हम लोग देखते हैं कौन सा डायोड होता है, लेकिन आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी जा सकते हो। हमने टनल डायोड, LET यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड, एंड जेनर डायोड, ये तीनों डायोड डिस्कस किए थे। तो आपको अगर पता है कि उसमें PNPN डिवाइसेस या फिर PNPN जंक्शन वहाँ पे नहीं होता है, तो आंसर जो डायरेक्टली शॉकली डायोड आप टिक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते ताकि आपको ध्यान रहेगा। तो ये होता है शॉकली डायोड का कंस्ट्रक्शन PNPN, इसमें 2 टर्मिनल और 3 जंक्शंस होते हैं। ओके, तो ये 3 जंक्शन वाला है। आपको शायद ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शॉकली डायोड में टोटल कितने जंक्शंस होते हैं, या फिर कौन सा इनमें से कौन सा डायोड है जिसमें 3 जंक्शंस होते हैं। ओके, तो उसका आंसर भी शॉकली डायोड ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने ट्रांजिस्टर के हेल्प से दिखाने की कोशिश की है PNP एंड NPN। ओके, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं जिसमें एक PNP और एक NPN ट्रांजिस्टर यूज होता है, मतलब उसके जैसा सिमिलर आपको कंस्ट्रक्शन है वो दिखाई देता है। ये 2 ट्रांजिस्टर मॉडल है सेम शॉकली डायोड का ही, ट्रांजिस्टर के सिंबल के साथ इन्होंने ऐसे दिखाया है, और उसका पर्टिकुलर शॉकली डायोड का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है, एक हाफ ट्रायंगल होता है। ओके, और यहाँ पे जैसा नॉर्मल डायोड की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे हाफ ट्रायंगल है और ये भी ऐसे लाइन है, आप एक बार देख लेना। कभी कभी ये फिलअप होता है, कभी कभी ये ब्लैंक भी रखा जाता है, तो दोनों सेम है। तो ये भी क्वेश्चन एसएससी जेईई में पूछा गया था ईयर 2020 में। तो इसका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, शॉकली डायोड। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो यहाँ पे नोट्स में आपके ये मेंशन कर देना शॉकली डायोड। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन एक आध दो ही पूछा जाता है, इसलिए हम लोगों ने इसका इन डिटेल कंस्ट्रक्शन में नहीं देखा था। जो कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो इसी डायग्राम से रिलेटेड मोस्टली पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डिवाइस इन द फॉलोइंग सिंबल। ओके, तो डायोड का डायरेक्टली सिंबल आपने
याद कर लिया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लेक्चर में भी कहा था कैपेसिटर की तरह फिगर है, यहाँ पे एक एरो हेड के बाद दो लाइन है वो कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो कैपेसिटर हमने किस पे डिस्कस किया था, वायरेक्टर डायोड में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एसएससी जेईई का ही क्वेश्चन है, ईयर 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द गिवन नेटवर्क इफ EIN इज इक्वल टू 6 वोल्ट। EIN मतलब यहाँ पे देख सकते हो जो इनपुट वोल्टेज है वो, एंड जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, यहाँ पे जेनर कनेक्टेड है, तो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जेनर डायोड इज 10 वोल्ट। तो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि जेनर डायोड है वो एज एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह ही एक्ट करता है। जैसे उसका जो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो क्रॉस कर देता है, तब उसे हम लोग डायरेक्टली वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। और जो जेनर डायोड है वो हम लोग हमेशा रिवर्स ब्रेकडाउन या फिर रिवर्स बाइसिंग में यूज करते हैं, तभी उसका एडवांटेज होगा, क्योंकि फॉरवर्ड में तो वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे एक बार मार्क कर लेता हूँ, जो 10 वोल्टेज है वो, तो ये निगेटिव साइड पे यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे पी साइड पे यहाँ पे मैं माइनस प्लॉट करूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे 6 वोल्टेज दे दिया और इसका जो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 10 वोल्टेज है, तो हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि अगर जेनर ब्रेकडाउन से अगर कम वोल्टेज अगर हम लोग दे रहे हैं तो वहां पे वो ओपन सर्किट की तरह ही बिहेव करेगा। ओके, तो अगर यहाँ पे ओपन सर्किट हो जाएगा, यानी कि 10 वोल्ट से 10 वोल्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू द 6 वोल्ट, तो यहाँ पे जो जेनर का है वो ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो वो एज अ रिवर्स डायरेक्शन में एज अ ओपन सर्किट की तरह ही बिहेव करेगा। ओके, तो ये कुछ सर्किट बनेगा, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 6 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100 ओम्स। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट के साइड पे कोई भी, यहाँ पे ओपन सर्किट होने की वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, करंट का वैल्यू 0 होगा, और अगर करंट 0 है तो 100 ओम के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज है वो ड्रॉप नहीं होगा, तो हमें आउटपुट पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0 वोल्ट। तो आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ, आप यहाँ पे EIN पे 10 वोल्ट अज्यूम करना, और जो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 6 वोल्टेज अज्यूम करना। ओके, वापस एक बार कह रहा हूँ, ये जो वोल्टेजेस है वो इंटरचेंज हो जाएगी, यानी कि जो EIN है अगर मैंने वहां पे 10 वोल्टेज अप्लाई किया, और जो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो अगर मैंने 6 वोल्ट का जो जेनर है वो मैंने रख दिया यहाँ पे, तो आउटपुट पे मुझे कितना वोल्टेज मिलेगा। आप हमें कमेंट्स में बताओगे इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे ग्रुप में। ओके, तो ये भी एसएससी जेईई का ही क्वेश्चन था, ईयर 2021 में पूछा गया था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कुछ डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डायोड करंट इन द फॉरवर्ड बायस फोटोडायोड विथ इंक्रीज इन द इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक ट्रिक है, यहाँ पे इन्होंने पूछा है फॉरवर्ड बायस। ओके, तो फॉरवर्ड बायस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो फोटो डायोड है वो नॉर्मल डायोड की तरह ही वर्क करता है, करेक्ट। फॉरवर्ड बायस में जो फोटो डायोड है वो नॉर्मल डायोड की तरह ही वर्क करता है। तो अगर हम लोगों ने लाइट इंटेंसिटी बढ़ा भी दी वहां पे, तो भी वो करंट पे वहां पे कोई असर नहीं होगा, यानी कि इंटेंसिटी अगर बढ़ाई फिर भी जो करंट है वो कांस्टेंट ही रहेगा, जो करंट है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आपको रिवर्स बायस पूछा था तो हम लोगों ने देखा भी था कैरेक्टरिस्टिक कि रिवर्स बायस में वो उसका जो इंटेंसिटी जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे वहां पे करंट की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी, एंड इट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिवर्स वोल्टेजेस, करेक्ट। तो अगर रिवर्स वोल्टेज अगर हमने बढ़ाया फिर भी वो करंट का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि जो करंट का जो वैल्यू है वो हमेशा लाइट इंटेंसिटी पे या फिर फोटोन्स की जो इंटेंसिटी होती है उस पर डिपेंड होता है। ओके, उसका हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक भी लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपको जानना है इससे रिलेटेड तो आप वो वीडियो जरूर से रेफर कर देना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था यूपी आरबीओ एनएल जेई में ईयर 2014 में, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ट्रिक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टाइप ऑफ डोपिंग इन द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग देखा था एमिटर, बेस, कलेक्टर, 3 टर्मिनल्स होते हैं। तो इन्होंने पूछा स्पेसिफिकली कि बेस का जो डोपिंग है वो क्या होता है, लाइट डोपिंग होता है, हैवी होता है, मॉडरेट, या ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा ऑब्वियसली, इन तीनों में से ही कोई होगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो बेस में जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लाइट होता है, और जो बेस विड्थ होता है वो नैरो होता है। तो ओके, तो अगर आपको यहाँ पे डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन पूछा है लेकिन शायद आपको विड्थ के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो बेस का जो विड्थ होता है वो नैरो होता है, और वहां पे जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लाइट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइट डोपिंग। सिमिलरली एमिटर और कलेक्टर का भी एक बार देख लेना, यहाँ पे मॉडरेट विड्थ होता है और हेवी डोपिंग होता है, और कलेक्टर के केस में वाइड विड्थ होता है और मॉडरेट डोपिंग होता है। ओके, तो आप एक सीरियल बना के यहाँ पे रख देना। विड्थ में सबसे पहले आता है बेस, उसके बाद आता है एमिटर, और उसके बाद आता है कलेक्टर। ओके, और यहाँ पे डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन के केस में सबसे पहले आता है बेस, उसके बाद आता है
कलेक्टर और उसके बाद आता है एमिटर। ओके, तो बेस के बारे में अगर पूछा तो हमेशा वो विड्थ कम होगा और जो डोपिंग है वो लाइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ ट्रांजिस्टर बीटा इज इक्वल टू 100 द वैल्यू ऑफ अल्फा इज डैश। तो हमने देखा था बी क्या होता है, बी होता है करंट गेन, कौन सा, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। एंड जो वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा क्या होता है, अल्फा भी करंट गेन ही होता है लेकिन वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होता है। ओके, तो हमने जो फॉर्मूला है वो भी अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो या फिर आप लेक्चर भी रेफर कर सकते हो। तो जो बीटा का वैल्यू होता है वो होता है अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो अगर आपने यहाँ पे अल्फा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सॉरी यहाँ पे अगर आपने बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो भी आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको और एक फॉर्मूला प्रोवाइड कर देता हूँ। अल्फा की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो वो होता है बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। ओके, तो आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो डायरेक्टली। हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। बीटा की वैल्यू है 100 डिवाइडेड बाय 101। ओके, तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.19 है। ओके, तो मैंने आपको लेक्चर में कहा भी था कि जो अल्फा की जो रेंज होती है वो होती है 0.95 से लेके 0.998। ओके, तो इसी के अप्रोक्स है ये 0.99। तो मैंने आपको कहा भी था कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी जा सकते हो अगर आपको रेंज पता होगा तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम ही वैल्यू होती है। ओके, एंड इट इज फ्रॉम द रेंज ऑफ 0.9 से लेके 0.9, क्योंकि अगर जितना अल्फा ज्यादा होगा उतना ही ट्रांजिस्टर अच्छा होगा। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी जा सकते हो। 1.01 तो नहीं होगा क्योंकि ये 1 से ज्यादा है, 0.9 हो सकता है, 100 तो होगा ही नहीं, बीटा तो 100 है। तो हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि गामा की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद बीटा की होती है और उसके बाद सबसे कम होती है वो अल्फा की होती है। तो 100 ऑप्शन भी गलत हो जाएगा एंड 0.01 इतना कम तो होता ही नहीं है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो अगर आपको रेंज भी पता होगा तो भी आप डायरेक्टली करेक्ट आंसर टिक करके आ सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। तो इससे बहुत टाइम आपका बच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन द करंट गेन बीटा इक्वल्स टू डैश वेयर IB IC IE हैव देयर यूजुअल मीनिंग, यानी कि बेस करंट, कलेक्टर करंट एंड एमिटर करंट। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, हमने डिस्कस भी किया था लेक्चर में। जो एमिटर है वो हम लोग कॉमन टर्मिनल ले रहे हैं, इनपुट हम लोग बेस और एमिटर के बीच में देते हैं, और जो आउटपुट है वो हम लोग कलेक्टर और एमिटर के बीच में कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनपुट करंट होगा IB और जो आउटपुट करंट होगा वो होगा कलेक्टर करंट। करेक्ट, तो यहाँ पे हमने करंट गेन पूछा है बीटा। करंट गेन हमेशा आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट होता है। तो यहाँ पे आउटपुट करंट है IC एंड इनपुट करंट है IB, यानी कि बेस करंट। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB। ओके, और ये हमेशा एक्टिव रीजन में ही करेक्ट होता है। ओके, तो IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ द IB। ये इट इज वैलिड ओनली फॉर द एक्टिव रीजन। हमने एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन ये भी लेक्चर में डिस्कस किया है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम इज डैश। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था वाइजैक स्टील के एग्जाम में, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के ईयर 2017 में। तो हमने फॉरबिडन एनर्जी गैप इन डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, लेकिन पिछले कुछ लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है हम लोग एक बार ब्रशअप कर लेते हैं। द बैंड गैप और द एनर्जी गैप इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू ब्रेक फ्री ऑफ इट्स बाउंड स्टेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो रेड कलर में है वो है वैलेंस बैंड और जो ब्लू कलर में है वो है कंडक्शन बैंड। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं इनिशियली, जैसे हम लोग उसे एक्साइट करते हैं तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है, यानी कि वो अभी कंडक्शन स्टेट में पहुंच जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप होती है या फिर जो एनर्जी हमें रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं एनर्जी गैप, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्मी एनर्जी। ओके, ये जो लाइन है ये है फर्मी एनर्जी। तो जो फर्स्ट है ओवरलैप है वो मेटल में है, यानी कि वो इजीली जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रैवल होते हैं। सेमीकंडक्टर में जो गैप होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द मेटल, क्योंकि मेटल में तो ओवरलैपिंग ही होता है, और इंसुलेटर में तो सबसे ज्यादा होती है क्योंकि हमें जो करंट है वो इजीली पास नहीं होता है इंसुलेटर के केस में। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हो, हमें पूछा है जर्मेनियम के केस में। तो जर्मेनियम है यहाँ पे, जर्मेनियम के केस में 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इन्होंने स्पेसिफिकली कहा नहीं है कि 0 केल्विन पे है या फिर 300 केल्विन पे है, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट 300 केल्विन ही अज्यूम करेंगे। अगर उन्होंने स्पेसिफिक कहा कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कितना होगा, तो एब्सोल्यूट जीरो पे यानी कि 0 केल्विन पे कितना होगा आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग आंसर टिक करेंगे 0.72 फॉर जर्मेनियम। सिमिलरली सिलिकॉन के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जो बैंड गैप 0 केल्विन पे है उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू द 300 केल्विन। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज डैश। ये UPPCL JEE का क्वेश्चन है ईयर 2018 का। हमने
पिछले कुछ लेक्चर में, यानी कि स्टार्टिंग के जो लेक्चर है ये प्लेलिस्ट के, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसका होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसका होता है। तो एक बार हम लोग वापस से रिकॉल करते हैं। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो हमेशा निगेटिव होता है। सिमिलर जो इंसुलेटर का भी टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो निगेटिव ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में हमें जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट मिलता है वो हमेशा निगेटिव मिलता है, और कंडक्टर के केस में या फिर आप मेटल के केस में कहोगे तो वहाँ पे हमें जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव मिलता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब क्या, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो कम होते जाएगा। मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, ये है रेजिस्टेंस का ग्राफ और ये है टेम्परेचर का ग्राफ। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो आपको जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो कम होते जाएगा। ओके, ये है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला ग्राफ। तो ये एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। जो स्टूडेंट स्पेसिफिकली एसी या फिर एई के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें उनके लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सिर्फ रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको एक रेफरेंस रेजिस्टेंस देंगे और ये रेफरेंस रेजिस्टेंस कौन से टेम्परेचर पे है ये आपको यहाँ पे टेम्परेचर दिखाई देगा। ये जो आर है ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो टी है ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे के लिए है, मतलब ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका कितना रेजिस्टेंस होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। और जो अल्फा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, अल्फा है, इट इज अ टेम्परेचर कोएफिशिएंट। हर एक का यहाँ पे एब्रीवेशन दिया है कि किसका क्या मतलब है, तो आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो और ये फॉर्मूला अच्छे से नोट डाउन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पी एंड एस आई आर डैश रिस्पेक्टिवली। ओके, तो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या क्या होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पी है वो फॉस्फोरस के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो एंड इट इज क्या है, ये है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, यानी कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये है सिलिकॉन। तो मैंने कहा भी था लेक्चर में कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 4, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 होते हैं, इसलिए ऑप्शन 5 एंड 4। ओके, तो यही ऑप्शन टिक कर देना कि 5 एंड 4, अपोजिट मत टिक करना। फॉस्फोरस के लिए 5 होता है एंड सिलिकॉन के लिए हमेशा 4 होता है। और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो मैंने कहा भी था ट्रिक दी थी कि जिसके लास्ट में अम का आपको साउंड सुनाई देगा वो मोस्टली पी टाइप सेमीकंडक्टर में होते हैं। जर्मेनियम के आखिर में भी साउंड सुनाई देगा लेकिन वो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी नहीं है। ओके, ये भी एसएससी जेईई का ही क्वेश्चन है, ईयर 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज नोन एज। तो हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक होते हैं वो प्योर फॉर्म में होते हैं और जो एक्सट्रिंसिक होते हैं वो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहां पे एक पॉइंट हमने और एक डिस्कस किया था कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो कोई भी सेमीकंडक्टर होते हैं वो इंसुलेटर की तरह वहां पे बिहेव करते हैं। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप मार्क कर लेना कि 0 डिग्री केल्विन पे इट इज 0 डिग्री केल्विन ओके नहीं है, तो 0 डिग्री केल्विन पे जो सेमीकंडक्टर है इट विल एक्ट लाइक अ इंसुलेटर। ओके, क्योंकि वहां पे कोई भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं 0 डिग्री या फिर 0 डिग्री केल्विन पे या फिर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। ओके, तो ये भी एक मार्क कर लेना, अपने नोट्स में ऐड कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द गिवन सर्किट फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 5 किलो ओम रेजिस्टेंस। तो ये एनएचपीसी जेईई के एग्जाम में पूछा गया था 2020 में जो लास्ट मंथ में हुआ था। तो ये डायग्राम है वो हमने लेक्चर में भी कहा था और मैंने आपको कहा भी था कि सेम डायग्राम का आप आंसर हमें कमेंट्स में बताओगे। तो वापस एक बार मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने वहां पे आंसर नहीं दिया होगा तो आप यहीं पे आप हमें कमेंट्स में बताओगे। ध्यान से देखना क्या पूछा है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 5 किलो ओम रेजिस्टेंस। तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा ये आप हमें कमेंट्स में बताओगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बीजेटी आर ट्रू और फॉल्स। तो ये भी एनएचपीसी का एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है ये देखना, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के टर्म इन्होंने पूछा है, कॉमन कलेक्टर स्पेसिफिकली। ओके, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बीजेटी। तो ये पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं जेईई लेवल के एग्जाम में। आपको 2 स्टेटमेंट देंगे और इनमें से पूछेंगे कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ओके, तो ये टाइप के जो क्वेश्चन थे उसकी भी प्रैक्टिस आप कर लेते हैं, उसके लिए आपको सारी चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। तो हमने वहाँ पे टेबल वहाँ पे डिस्कस किया था लेक्चर में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज गेन इज लेस देन द यूनिटी। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो वोल्टेज गेन इज लेस देन यूनिटी। तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी लो। तो इनपुट रेजिस्टेंस आप कॉमन कलेक्टर के केस में देखो तो ये है वेरी हाई।
तो ओके, तो यहाँ पे जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट ट्रू एंड सेकेंड वन इज फॉल्स। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो बाकी के जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो भी आप ध्यान से देख लेना, जो कोई भी इनपुट आउटपुट करंट गेन वोल्टेज गेन उसका जो एप्लीकेशन है एंड फेज शिफ्ट, तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसको याद करने की ट्रिक भी हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर अ बीजेटी हैविंग द अल्फा इज इक्वल टू 0.99। ओके, तो ये भी एनएचपीसी का ही क्वेश्चन है, तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया था, तो इसका भी आंसर आप हमें कमेंट्स में बताओगे। ओके, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो हम लोगों ने एक रेंज भी उसका डिस्कस किया था, तो आप रेंज से भी डायरेक्टली जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है 0.99। ओके, तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी आप हमें कमेंट्स में बताओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसलिए हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीक पॉइंट वोल्टेज एंड द वैली पॉइंट वोल्टेज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश। तो ये भी एनएचपीसी का ही क्वेश्चन है, हम लोग लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि लेटेस्ट पैटर्न में कौन से टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, और हम लोगों ने जो डिस्कस किया है लेक्चर में वो एक्चुअल में यूजफुल है कि नहीं, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, जो पीक पॉइंट और वैली पॉइंट होता है उनके बीच में हमें नेगेटिव रेजिस्टेंस मिलता है, तो वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती है टनल डायोड की। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, टनल डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द कलेक्टर लोड RC इज इक्वल टू 2 किलो ओम्स and the input resistance Ri is equal to 1 kilo ohm. Okay, if the current gain is 50, calculate the voltage gain of the amplifier. ठीक है, तो ये भी एनएचपीसी का ही क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं किया था, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, करंट गेन हमको दिया है और वोल्टेज गेन फाइंड आउट करना है। तो आप सिंपल फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे, अगर आपको वोल्टेज गेन चाहिए तो इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हो। वोल्टेज गेन होता है करंट गेन मल्टीप्लाई बाय आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो करंट गेन हमें डायरेक्टली दिया है 50, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 20 जो लोड है। ओके, आउटपुट यानी कि लोड रेजिस्टेंस आप यहाँ पे समझ सकते हो, तो आउटपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू है 2 किलो ओम्स एंड डिवाइडेड बाय RI का वैल्यू यानी कि इनपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1 किलो ओम्स। ओके, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर, वोल्टेज गेन का वैल्यू हो जाएगा 100। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। ये फॉर्मूला हमने लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था, लेकिन आप ये मेंशन यहाँ पे आप नोट्स में मेंशन कर सकते हो। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर इज एन एमिटर फॉलोअर सर्किट वर्क्स एज। ओके, तो ऑप्शन है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन। तो एमिटर फॉलोअर सर्किट एक्चुअल में होता क्या है, तो एमिटर फॉलोअर सर्किट में क्या होता है, एमिटर वोल्टेज यानी कि आउटपुट फॉलोज द बेस वोल्टेज इनपुट को। तो जो आउटपुट वोल्टेज है, एमिटर वोल्टेज आउटपुट है, वो बेस वोल्टेज को यानी कि इनपुट वोल्टेज को फॉलो करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे समझने के लिए, तो यहाँ पे एमिटर है वो आउटपुट में रहेगा, बेस है वो इनपुट में रहेगा। तो अगर जो बचा है तो ये बचा है सी, करेक्ट। तो यहाँ पे सी है वो कॉमन लेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो इसका मतलब क्या है एमिटर फॉलोअर सर्किट का, कि जो कोई भी वोल्टेज हम लोग इनपुट पे प्रोवाइड करेंगे ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम वोल्टेज हमें आउटपुट पे मिलेगा, वहां पे कोई भी एम्पलीफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं, या तो स्विचिंग के लिए या फिर एम्पलीफिकेशन के लिए, करेक्ट। लेकिन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में पर्टिकुलरली जो वोल्टेज गेन है वो ऑलमोस्ट यूनिटी है और लेस देन द यूनिटी होता है। हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, आप यहाँ पे चार्ट में भी देख सकते हो, वोल्टेज गेन फॉर द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इज लेस देन द यूनिटी। अगर आप बाकी के दो कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो यहाँ पे 150 और 500, मतलब अगर हम लोगों ने इनपुट पे कोई भी वोल्टेज दिया तो उसका 150 टाइम्स हमें आउटपुट पे मिलेगा। सिमिलरली फॉर द सी कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम लोगों ने इनपुट पे 1 वोल्ट दिया तो आउटपुट पे हमें 500 टाइम्स उसका जो वोल्टेज है वो ज्यादा मिलेगा, करेक्ट। तो इसलिए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो जितना आप इनपुट पे वोल्टेज दोगे अप्रोक्सीमेटली सेम वोल्टेज आपको आउटपुट पे मिल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे लेस देन यूनिटी या फिर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है, ये करेक्ट आंसर है, ये है एमिटर फॉलोअर सर्किट। ओके, तो ये चार्ट वापस से एक बार मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना क्या होता है, कैसे होता है, और इसकी ट्रिक हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस की है। ओके, तो ये लेक्चर में हम लोग इतना ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो सिमिलर टाइप के जो क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कर देना। उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, या आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, वहां पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।